जी मैम। तो वेलकम वेलकम सोनिया जी। बहुत थैंक यू सो मच। मास्टर। थैंक यू सो वेरी मच मैम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ, पत्री सर को तहे दिल से, नीता मैम को तहे दिल से और सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। अ, तो मैं भी आपकी तरह ध्यान में बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे आए हुए। मेरी भी लाइफ मतलब तभी चेंज हुई है, मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी तभी शुरू हुई है जब ये कोरोना का काल आया है। मेरा भी भाग्योदय हुआ और मैं ध्यान में आई। तो जो अ, ध्यान के साथ-साथ मुझे पता चला कि जितना हमें ध्यान करना ज़रूरी है, उतना स्वाध्याय करना भी ज़रूरी है। स्वाध्याय मतलब बुक्स रीडिंग। मैंने इस साल के शुरू में, ये बात नीता मैम को भी नहीं मालूम कि मैंने इस साल के शुरू में एक रिज़ॉल्यूशन वर्ड तो ऐसा हो गया कि हम लेते हैं और थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं। तो मैंने वो वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मन में ये ज़रूर सोचा था कि अगर मैं मतलब जो भी बुक्स मैंने सुनी है, जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं, अब मैं उनको पढ़ने की कोशिश करूँगी इस साल में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो हुआ यूँ कि मैंने सिर्फ़ अभी इस साल के शुरू में एक ही बुक शुरू की, द 4 एग्रीमेंट्स, और नीता मैम का मुझे सीधा मैसेज आया। पता नहीं कैसे नीता मैम को यूनिवर्स ने बताया कि मैंने ये बुक पढ़ी है, और मैम ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बोला, पूछा भी नहीं, मैम ने मुझे ये बोला, "सोनिया तुमको 4 एग्रीमेंट्स पर बोलना है।" तो मैं तो बड़ी अंदर से खुश हो गई, एक ही तो बुक पढ़ी है। सुनी बहुत है, लेकिन पढ़ी पढ़ी अभी एक है, और नीता मैम को वो मैसेज मिल गया कि वो बुक मेरे पास प्रिपेयर है। तो इस तरह से आज से पहले मैं स्वाध्याय के लिए ये कहना चाहूँगी कि जितना हम ध्यान करने से फ़ोकस होते हैं, उतना हम स्वाध्याय करने से भी फ़ोकस होते हैं। ये भी एक सीढ़ी है, ये भी एक हमारे को हमारी जर्नी में हमें आगे ले जाने के लिए एक फुटस्टेप है, जिसको हम लेते हैं और हम फ़ोकस हो जाते हैं। जैसे हम ध्यान में अपने आप को केंद्रित करते हैं, ऐसे स्वाध्याय करने से भी अ, मतलब सिंपली क्या है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, करे या ना करे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं, लेकिन अगर जब हम थोड़े से फ्री होते हैं, अगर हमें बुक्स रीडिंग की आदत पड़ जाए, तो हमारे पास जो भी स्पेयर टाइम होता है, हमारी कोशिश रहती है कि वो टाइम हम अपनी बुक्स को दें। और जब हम बुक्स के साथ जुड़ते हैं, तो हमें मतलब नॉर्मली कहना चाहूँगी कि एक फ्री टाइम जो होता है ना, उसी में हम उत्पात मचाते हैं। यहाँ फ़ोन कर, वहाँ फ़ोन कर, यहाँ कनेक्ट हो, वहाँ कनेक्ट हो, अपने लिए अपनी उलझनें खुद ही बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना फ़ोकस हो जाते हैं, और हम जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, उससे हमें मतलब अपने आप से जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो अ मैम बस यही था मेरे पास अभी कहने को। तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हुआ है वो तो बताओ, मेडिटेशन के आने से। मैम लाइफ़ तो ना टोटली चेंज हो गई है। मेरे को जो लगता है ध्यान करने से हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और हम ना बहुत ज़्यादा जो 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 मेरे को सबसे ज़्यादा चेंज लगता है ना, वो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं। हमारे मन में जो चलता है, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता है। जैसे हम सज्जन सांगत्य करते हैं, एक स्टेप और है सज्जन सांगत्य, जब हम अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं, जैसे हमें पता है ए रोटन कैप एपल कैन स्पॉइल ऑल द गुड एपल्स, ठीक है? तो वैसे ही अगर हम अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं, तो उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। हम जो अंदर से नेगेटिव होते हैं या कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो जब हम अच्छा इनटेक करते हैं ना, तो हमारे थॉट्स जो हम बोलते हैं, वो भी कहीं न कहीं पॉज़िटिव हो जाता है। पहले मैं इधर-उधर की द जो मेरी लाइफ़ में सबसे बड़ा चेंज आया, मैं दूसरों की लाइफ़ में जैसे था, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हमारे घर में रिलेटिव्स की बातें होती थी, अब ऐसी कोई बात नहीं होती, हम अध्यात्म से जुड़ गए, हम अपने घर में पॉज़िटिव बातें करते हैं। हमारी लाइफ़ में ये चेंज आया कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गई, मुझे किसी से अब ज़्यादा लेना-देना नहीं है, मेरी एक पर्सनल लाइफ़ है, और जिसमें मुझे लगता है, मुझे ध्यान में भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे स्वाध्याय में भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे सज्जन सांगत्य भी करना है, और मुझे इस तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाना है।
मैं बदली, मेरा परिवार बदला। मेरे हस्बैंड में वो चेंज आया, मेरी बेटी में वो चेंज आया। वो लोग भी उनकी मेरी लाइफ तो मैं बदली लेकिन उनकी लाइफ में भी मेडिटेशन आया। तो कहने का मतलब था कि हमारा जो पूरा होल फैमिली है उसमें मतलब एक बंदे के मतलब एक जने के चेंज होने से हमारी होल फैमिली पूरी तरह से मैं कह सकती हूँ कि चेंज हो गई अब। और ऐसा लगता है कि हम एक राइट पाथ पर हैं, हम सही दिशा में हैं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं जितने भी लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगी जितना ध्यान जरूरी है उतना बुक्स रीडिंग जरूरी है, उतना नीता मैम के साथ जुड़ना जरूरी है। तो हमें इन सब चीजों को बैलेंस करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि हमने एक ज्यादा कर लिया एक कम कर लिया, तो हमें इन सब चीजों को बैलेंस करना है। बहुत बहुत अच्छा सोनिया जी। और मैं फ्रेंड्स बताऊं कि जब ये शुरू में आई थी तब ऑलरेडी कहीं से मेडिटेशन उन्होंने सीखा हुआ था, पर इसकी जो प्रोग्रेस मेरे को ऑडियो भेज के और मैसेज के थ्रू बताती है, तो मैंने इतनी ज्यादा ग्रोथ किसी की नहीं देखी। मतलब अभी जो या 8-9 महीने हुए हैं, एक माँ ही जो आप लोग के सामने है एकदम छलांग मार के सर्विस में आ गई और बहुत कुछ अपनी लाइफ में भी सीखा उसने। खेम जी और ये हमारी तीसरी, इनकी अवेयरनेस की बातें या दूसरी और जो चीजें बताती हैं मुझे मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोग के थोड़े से एफर्ट से कोई सोल इतनी चेंज हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जब इनका सेशन होगा और ये और आप लोग के साथ कनेक्ट हुएंगी तो आप इनसे और इंस्पायर्ड होंगे और आज से थोड़ा और अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सोनिया जी। मेरे ख्याल से अब मेडिटेशन करने बैठते हैं, उसके बाद हम जी जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 समझौते करें हम जो हमारी जिंदगी को मिराकुलस बना सकता है। तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने पैरों को क्रॉस कर लें, सुखासन में बैठ जाएं और अपनी केवल आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पिरामिड मास्टर रीटा। आप सबका स्वागत है ध्यान की एक अनोखी दुनिया में, जहां पर संगम होगा विज्ञान और राजकुमार बिक्रमजीत की अलौकिक बांसुरी का। जैसे सूरज एक है, चांद एक है, वैसे ही ध्यान भी एक ही है, और वो है आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है अंदर जाती हुई सांस, अपाना का मतलब है बाहर आती हुई सांस। सती का अर्थ होता है दोनों के साथ एक हो जाना। यह है आनापानसति ध्यान। 2500 साल पुराना यह ध्यान भगवान बुद्ध ने मनुष्य जाति को अर्पण किया। यह वही ध्यान है जिससे उन्होंने जाना कि वह कौन है और क्यों आए हैं धरती पर। तो चलो इस ध्यान के लिए तैयार हो जाए।
हमारी 10% ऊर्जा पैरों में से बाहर चली जाती है। इसलिए सुखासन में बैठ जाएंगे। 10% ऊर्जा हाथों में से बाहर चली जाती है, तो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल देंगे। 80% ऊर्जा हमारी आंखों में से बाहर निकल जाती है, इसलिए आंखों को भी बंद कर दे। अगर चश्मा पहना हो तो उसे उतार दे। अगर जमीन पर न बैठ पाए तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, लेकिन पैरों की आंटी मारना जरूरी है। यह ध्यान किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इस ध्यान को कम से कम हमारी उम्र के हिसाब से करना है। अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट। बहुत ही सरल ध्यान है, किंतु बहुत ही शक्तिशाली। यह स्थान ग्रहण करने के बाद करना क्या है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से जो सांस चल रही है उसे देखना है। हमारा पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, उसके साथ एक कर देना है। यह एक विज्ञान है कि जब हमारा ध्यान सांसों पर होता है तब हमारी सोच कम हो जाती है, और जब सोच कम हो जाती है तो विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसी प्रक्रिया से हम अपने आप को ऊर्जित कर सकते हैं। तो आओ चले बिक्रमजीत की अलौकिक बांसुरी के संग एक अलौकिक अनुभूति की तरफ। कृपया थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। बहुत ही अमूल्य ध्यान है। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, उसके साथ एक हो जाए। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ हमारी सांस। पूजा पाठ से हम नहीं जान सकते हैं हम कौन हैं, क्यों आए हैं। सिर्फ ध्यान से ब्रह्मांड के सब रहस्य खुल जाएंगे। जान लेंगे
कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, विश्व शक्ति चेतना का एक भाग है। हमारा मनुष्य जन्म हुआ है यही जानने के लिए कि हम खुद ईश्वर हैं। फिर किसकी पूजा करें, किसका मंत्र जाप करें? इससे सिर्फ मानसिक माहौल बन सकता है थोड़ी देर के लिए। सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। हमारी सांस ही हमारा गुरु है। अगर हमारे सांस के साथ एक होकर हमारा अंतर गुरु जागृत हो गया तो कोई बाह्य गुरु की जरूरत ही नहीं, कोई वेद पुराण की जरूरत नहीं। हमारी सांस ही हमारा गुरु है। उसके साथ एक होना गुरु के चरण में बैठने के बराबर है। इसी को कहते हैं गुरु सानिध्य में बैठना। आध्यात्मिकता के नाम पर कई गलत फहमियां हैं। भगवा वस्त्र पहनना, माला पहनना, हिमालय भाग जाना, ये सब आध्यात्मिकता नहीं है। हम जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आंखों को बंद करके हमारे सांसों के साथ एक होना ही आध्यात्मिकता है। यह वही ध्यान है जो सब साधु संतों ने हिमालय में जाकर सालों तक किया। लेकिन अब समय आया है कि हम जहां पर भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, हम इस ध्यान को कर सकते हैं। कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर इतनी ऊर्जा आ रही है कि जो साधु संतों ने सालों के बाद हिमालय में पाया, वह हम संसार में रहकर भी
पा सकते हैं, चंद दिनों में पा सकते हैं। हनुमान चालीसा भी हमारी सांस यानी कि पवन पुत्र, उसके साथ 40 दिन बैठना ही हनुमान चालीसा कहते हैं। जिसने भी 40 दिन तक लगातार अपनी सांसों के साथ रहना सीख लिया, उसका जीवन अद्भुत हो जाएगा। उसके जीवन से बीमारियां चली जाएगी। ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन हो, कोई भी जीवन की समस्या हो, सिर्फ हमारी सांसों के साथ एक होने से ही हर एक बीमारी भाग जाएगी। कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होने की। हमारी सांस ही हमारा परम मित्र है। उसी को अपना दोस्त बना लो। जिस प्रेम की तलाश हमें बाहर है, वो प्रेम हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। और यह ज्ञान प्राप्त होता है सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होने से ही। हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हमने अपनी सब शक्तियों को खो दिया। कभी डॉक्टर के हाथ में दौड़ दे दी, तो कभी वकील के हाथ में, तो कभी पत्नी के हाथ में, तो कभी पति के हाथ में। अब समय आया है अपनी सब शक्तियों को वापस समेट लो। सांसों के साथ एक होकर अपनी सब सोई हुई शक्तियों को जगा लो। जान लो कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम ही ईश्वर हैं। जिसने सांसों के साथ एक होना सीख लिया, उसका पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा।
Last 20 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर लिखेंगे 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों को भी आहिस्ता आहिस्ता खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे बिलवेड गुरु के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि आज हम 4 एग्रीमेंट्स जानेंगे और हमारी बहुत ही प्यारी स्पीकर सोनिया जी आपको 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताएंगी। कोशिश करिएगा कि इसको ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप ही का है ग्रुप, तो ये नहीं कहूंगी कि बाहर से हैं, आप ही टीम के मेंबर हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच मैम। मैम, मुझे एक बात पूछना था कि मुझे कितनी देर में सम अप करना है मैम? कितनी देर हेलो। चाहती हो तुम? नहीं मैम, आप बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से सम कुछ अप नहीं है, करने की कोशिश 45 करूंगी। मिनट्स आप बोल सकते हैं। 10:30 तक के आप बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स का रखते हैं, 15 मिनट। तो जी मैम। 10:30 तक के। ठीक है मैम, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है सोनिया, सब घर के हैं। अगर 10 मिनट देर तक के भी बोलते रहोगे तो आपको सुनना कौन नहीं चाहेगा? मैं तो चाहूंगी, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच मैम। तो सभी को मेरा वंस अगेन प्यार भरा नमस्कार। आज नीता मैम ने मुझे ये मंच दिया है कि मैं 4 एग्रीमेंट्स बुक आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली स्वाध्याय का नो डाउट हमारी लाइफ में बहुत महत्व है, जिसको मैंने भी समझा है। तो इस बुक का नाम है 4 एग्रीमेंट्स, ए टॉलटेक विजडम बुक, जिसको कि मैक्सिकन ऑथर ने लिखा है, डॉन मैग्यूएल रुइस, जो एक और इस बुक को 1997 में पब्लिश किया गया था और इसका अनुवाद 46 लैंग्वेजेस में किया गया है। और इस बुक की अभी तक यूएस में या मतलब उस समय जब ये बुक प्रकाशित हुई थी, 10 मिलियन प्रतियां मतलब कॉपीज बिक चुकी हैं। तो ये ऑथर की जो बुक है, उन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, द मास्टरी ऑफ लव, द वॉइस ऑफ नॉलेज, द फिफ्थ एग्रीमेंट। लेकिन उनकी ये वाली बुक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है। तो इस जैसे कि इस बुक का नाम है विज़डम टॉलटॉक बुक। तो टॉलटॉक क्या है? टॉलटॉक एक सोसाइटी थी बहुत हज़ार साल पहले। कुछ लोग थे जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज रखते थे, जो कि मेक्सिको में रहते थे और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते थे। तो वो जहाँ रहते थे, उस प्लेस को कहा जाता था द प्लेस वेयर मैन बिकम्स गॉड। ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग क्या बन चुके हैं? गॉड बन चुके हैं। कुछ लोगों ने इस विज़डम को, इस नॉलेज को उनसे लेना चाहा, लेकिन उन्होंने इस नॉलेज का मिसयूज़ किया। तो टॉलटेक लोगों ने क्या सोचा, इस सोसाइटी ने ये सोचा कि हम अपनी जो नॉलेज है, अपने तक ही सीमित रखेंगे और जो हमारे वंशज हैं, जो हमारे वंश में लोग आते हैं, हम ये सिर्फ नॉलेज उन्हीं के साथ शेयर करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने पाया, एक वक़्त आया, उन्होंने बोला जब तक लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो इसका मिसयूज़ ना करें, तब तक हम इस नॉलेज को अपने पास रखेंगे। लेकिन एक वक़्त आया जब लोगों ने ये सोचा कि अब इस विज़डम को लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो जो हमारे ऑथर हैं, डॉन मिगुएल रुइस, वो इसी लिनेज के, ना ईगल नाइट लिनेज के ही मतलब जो वंशज हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये विज़डम शेयर की है। द 4 एग्रीमेंट्स। क्या है 4 एग्रीमेंट्स? एग्रीमेंट्स किसको कहते हैं? ये समझौते किसके साथ हैं? हमें ये समझौते क्यों करने चाहिए? क्या इन समझौतों में इतनी शक्ति है कि हमारी लाइफ को चेंज कर सके? जैसे ही हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो परिवार से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन और नेशन से यूनिवर्स। तो इनडायरेक्टली हम एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यूनिवर्स का, उसका हिस्सा बन जाते हैं। कैसे? जैसे हम जैसे आप एक मान लीजिए कि कोई पज़ल है,
हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई भी ब्लॉक इनकम्प्लीट होगा, तो वो पज़ल पूरा नहीं होगा। ऐसे ही जब हम किसी फैमिली में जन्म लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उस फैमिली का हिस्सा, क्योंकि हमारी सोच अनलिमिटेड, मतलब हम लिमिटेड सोच पाते हैं, तो जो भी हम काम करते हैं, वो इनडायरेक्टली हमारा जो यूनिवर्स है, उसका ड्रीम जो है, उसका हिस्सा होता है। जब हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो हमारे परिवार के लोग, रिलेटिव्स, ब्रदर, सिस्टर, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखना शुरू कर देते हैं, और नो डाउट वो हमें सिखाना भी शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे हम जब ये चीज़ें सीखते हैं, हम सीख जाते हैं कि कमें हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या किन चीज़ों पर बिलीव करना है, किन चीज़ों पर बिलीव नहीं करना है। मतलब हम वो सारे डूज़ और डोंट सीख जाते हैं कि जो हमें सोसाइटी के साथ समा में मतलब उनके साथ हमारा सामंजस्य बिठाते हैं, जिससे हमें जिस जिस प्रोसेस को ऑथर ने कहा डोमेस्टिकेशन। हम हमारे अंदर हम जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर हमने ये सब कहाँ से लिया? हमने ये सब बाहर से लिया। हमारे अंदर भी कुछ था जो जिसको हम सुनना बंद कर देते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो लॉज़, ये जो रूल्स, ये जो मतलब हमें सिखाया गया है, धीरे-धीरे हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और हमें लगता है अगर हमें सोसाइटी में इनके साथ चलना है, तो ही हम एक गुड पीपल, मतलब हम लाइफ में सस्टेन कर पाएँगे, अगर हम इन नियमों के साथ चलते हैं। तो वो ये क्या कहते हैं कि जैसे-जैसे ये हम डोमेस्टिकेशन वाला प्रोसेस पूरा करते हैं, हम इतने ऑटोमेटेड मोड पर चले जाते हैं कि अब हमें सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा द्वंद्व कहाँ से शुरू होता है? ऑथर कहते हैं कि हमारा द्वंद्व कहाँ से शुरू होता है? हमारा द्वंद्व वहाँ से शुरू होता है, जहाँ हमने कहाँ से सीखा? सब बाहर से सीखा, और जो हमारे अंदर था, हमारा अंदर कुछ और कहता है, और बाहर से जो हमने सीखा, हम उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पाते। उसको ऑथर क्या कहते हैं? इट्स अ फॉग, इट्स अ मिटॉइड, और इट्स अ स्मोक। मतलब ये द्वंद्व हमारे अंदर चलता है, जिसमें हम अ, मतलब गुड बुक्स में या बिलीफ सिस्टम के साथ चलने की ही कोशिश करते हैं। हाँ, हम अपने और धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरह से अपने आप को नहीं चला पाते, तो धीरे-धीरे हम अपने आप को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। हम ब्लेम में गिल्ट में आ जाते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमें वो कहते हैं कि ऐसे हमारे को कौन से एग्रीमेंट्स फ़ोर करने चाहिए, जो हमारी लाइफ़ को बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि क्या है ये बिलीफ सिस्टम, क्या है ये डोमेस्टिकेशन। सपोज़ हम मंदिर जाते हैं, हम सब लोग मंदिर जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी, कहीं मंदिर आया, तो हमने सोचा कि चलो दर्शन करने चलते हैं, लेकिन हम मंदिर जाने से पहले ना अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हमने ये सोचा, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? क्या हम नहाए हैं? क्या हमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं? क्या हमारे पॉकेट में पैसे हैं कि हम प्रसाद लेके जा सकें? हम अब इतना इतना ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम इसके साथ चलना ही पसंद करते हैं, और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, या हम भगवान पर फ़ोकस करें, या हम उसको इम्पोर्टेंस दें। हम अपने बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ह और कई बार हम ऐसा भी स्टेप उठाते हैं कि तुम मंदिर चले जाओ, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है? हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम था, और अगर उसमें से हम कोई भी एक चीज़ पूरी नहीं करते, हम उससे स्टेप बैक कर लेते हैं। तो यही वो हमें कहना चाहते हैं कि जो भी हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिकेशन है, और जिसमें हम इतना कुछ सीख गए हैं, और जब हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व से हम कैसे उभर सकते हैं। तो ये जो ऑथर हैं हमें उन 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो मिरेक्युलस हैं, जो इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट एग्रीमेंट बताया, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। पहली बात तो क्या है कि वो कहते हैं कि वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स एक स्पेलिंग नहीं है, वर्ड्स एक साउंड नहीं है, वर्ड्स एक सिंबल नहीं है, वर्ड्स एक फ़ोर्स है, वर्ड्स में पावर है, वर्ड्स में इतनी क्षमता है कि जो जैसे हम किसी लीडर की बात सुनते हैं, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, लेकिन वर्ड्स के द्वारा हमारी उनकी एक पर्सनल इमेज बनी हुई है।
और उनको सुनकर ही हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो और दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वर्ड्स में इतनी पावर है, अगर मैं अगर हम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन, अगर मेरे वर्ड्स में ताकत है, थोड़ी-सी क्षमता होगी तो आप मुझे सुनेंगे, अदरवाइज़ आप मीटिंग लीव कर देंगे। तो वर्ड्स में ये ताकत है। तो वो क्या कहते हैं कि वर्ड्स जो हैं, वो एक दो-धारी तलवार की तरह होते हैं। हमें अपने वर्ड्स का बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। तो वर्ड्स हमारे कैसे होने चाहिए? इम्पेकेबल। उन्होंने बोला वर्ड में शक्ति है, ये बात हम समझ गए, दो-धारी तलवार है, ये भी समझ गए। इम्पेकेबल का मतलब क्या है? इम्पेकेबल को लैटिन भाषा में कहते हैं, पैकेबल मतलब सिन, और इम का मतलब विदाउट। तो जो हमारे वर्ड्स हैं, वो विदाउट सिन होने चाहिए। सिन हम रिलीजियस लैंग्वेज में हमें सिन का जो मतलब पता है, वो यहाँ नहीं है। उन्होंने बोला ऐसी कोई भी चीज़ पाप है जिससे आप अपने लिए कोई भी मतलब कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसा आपका कथन, कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपके अगेंस्ट है, वो आपके लिए पाप है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हमारे वर्ड्स, हमारी हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे तो हम ना अपने लिए ना किसी के लिए हेल क्रिएट करें। तो वो कहते हैं वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो ब्लैक मैजिक, अगर हम उनको प्रॉपरली यूज़ ना करें तो वो ब्लैक मैजिक क्रिएट करते हैं। इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। क्या समझाना चाह रही हूँ? मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है, आजकल हम सब हेल्थ कॉन्शियस हैं और हम अब पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी हेल्थ मतलब बॉडी को मेंटेन करके रखें। हमारा कोई फ्रेंड है, सपोज़ वो ओबीज़ है और हमने उसने बहुत कोशिश की कि आज मैं एक अच्छी ड्रेस पहन कर आऊँ, और मैंने भी देखा कि हाँ, वो अच्छी ड्रेस पहन के आया है। तो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। हम उसके पास गए, हमने उसको बोला हाँ, ड्रेस तो अच्छी लग रही है, आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी थोड़ी-सी शेप अप होती तो और अच्छी लगती। तो आपने क्या किया? आपने जो नहीं करना था वो कर दिया। आपने अपने वर्ड से ब्लैक मैजिक क्रिएट कर दिया। अब वो व्यक्ति जो ऑलरेडी मन में सोच के आया था, उसने हिम्मत जुटाई थी, आपने उसको डाउन कर दिया और अपने लिए हेल कैसे क्रिएट किया? उसके लिए तो किया ही किया, अपने लिए हेल आपने ऐसे क्रिएट किया, जब वो हर्ट हुआ, जब उसकी फीलिंग्स डाउन, जब उसका मोरल डाउन हुआ, तो उसने आपको कौन-सी वाइब्स भेजी? ऑब्वियसली लैंग्वेज थी। तो कहने का मतलब कि जो हमारे वर्ड्स हैं, और दूसरा क्या था, आप उसको क्या कह सकते थे, आप एक पॉजिटिव काम कैसे कर सकते थे, अपने लिए मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते थे वर्ड से, आप उसको ये कह सकते थे आपने इनिशिएटिव लिया, सो गुड, बॉडी मतलब यू आर लुकिंग, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और आप नो डाउट अच्छे भी लग रहे हैं। अब वो आपको जब भी याद करेगा, एक उसका मोरल बढ़ गया और उसने जो पहनी थी, उसने लगा मैंने सही डिसीज़न लिया, और नेक्स्ट टाइम अगर वो कोशिश करेगा, तो वो उसको ये बात याद आ जाएगी, तो इससे वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे वर्ड्स हैं, वो इम्पेकेबल होने चाहिए, निष्पाप होने चाहिए, ना वो किसी के लिए और ना वो हमारे लिए हेल क्रिएट करे, हमारे लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरा उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि गॉसिपिंग, हमें गॉसिपिंग से बच के रहना चाहिए, हमें गॉसिप नहीं करना चाहिए। गॉसिप गॉसिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमने मूवी देखी और मूवी का रिव्यू सुना और हमने सोचा ओह! हम मूवी देखने नहीं जाते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने उसका रिव्यू सुना लेकिन मैंने मूवी देखी तो मूवी अच्छी थी, है ना? और कई बार हमें ऐसा हुआ कि हमने रिव्यू बहुत अच्छा था, हमने मूवी देखी, मुझे तो डिसअपॉइंट लगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गॉसिप नहीं करनी चाहिए। वो मतलब आपको बुरा भी लगा सकती है और कई बार अच्छा भी लगा सकती है। तो बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स का मतलब शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मतलब हमारे वर्ड्स मधुर होने चाहिए। मैंने आपको समझाया कि हमारे वर्ड्स में इतनी शक्ति होती है, जो हमारे लिए किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छा ही मैजिक क्रिएट करें। दूसरा है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल का मतलब क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए वो ऑथर हमको ये कहना चाहते हैं कि हम सबकी लाइफ में एक मूवी चल रही है। जैसे सपोज़ मेरी लाइफ है, मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, मैं उसकी राइटर हूँ और मैं उसकी बेस्ट एक्टर हूँ और बेस्ट बेस्ट एक्ट्रेस जो भी हूँ, वो मैं ही हूँ।
तो आप ये क्या सोचते हैं कि जो हम हैं अपने साथ, हम अपने आप को हमेशा ऊपर रखते हैं और जितने भी बाकी लोग होते हैं उनको सेकेंडरी रखते हैं। तो हमें ऑथर कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी-अपनी लाइफ में एक मूवी चल रही है जिसमें वो द बेस्ट है। तो उन्होंने हमें क्या समझाया कि कई बार हम छोटी-छोटी बातों को पर्सनल लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि एक छोटी-सी बच्ची थी, एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने, एक छोटी-सी बच्ची थी, वो अपने घर में नाच-कूद रही थी, उसकी मम्मी ऑफ़िस से आईं और उसकी मम्मी ऑफ़िस से आईं तो उनके बहुत हेडेक हो रही थी। वो काम करके भी थकी हुई आई थी, तो वो बच्ची अपना खेल रही थी और गा रही थी। तो उसकी मम्मा जब ऑफ़िस से आईं तो उन्होंने उसको गाते हुए देखा, तो मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा बियर नहीं कर पाईं, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने उसको बोला, "कितनी गंदी आवाज़ है, क्यों ऐसा गा रही हो?" बच्ची सहम गई। बच्ची ने सोचा कि शायद मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, तो उसने दोबारा उसको गाने की कभी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी जो मदर थी, लव्ड वन्स, जो सबसे ज़्यादा प्रिय था बंदा, उसने उसको बोला कि आप अच्छा नहीं गाते। उसने उसको क्या लिया पर्सनली। तो वो ये कहते हैं हमें किसी भी चीज़ को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पर्सनल की हाइट ये बताई कि सपोज़ अगर आपको, ऑथर ने यहाँ मेंशन किया है, अगर आपको कोई गन से शूट भी कर देता है, मतलब किसी चीज़ को पर्सनल ना लेने की हाइट क्या है कि अगर आपको कोई गन से शूट भी कर देता है, तब भी आपने उसको पर्सनल नहीं लेना। मतलब आपने इस एग्रीमेंट को इतना दिल से समझना है कि हमें किसी भी चीज़ को, द हाइट ऑफ किसी भी चीज़ को पर्सनल ना लेने की क्या है कि आपने अगर आपको कोई गन से भी शूट कर दे, तो भी आपने उसको पर्सनल नहीं लेना। कई बार हम इसी एग्रीमेंट में है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमसे सच नहीं बोल रहे हैं। लोग हमसे सच नहीं बोल रहे हैं, लोग अपने आप से भी सच नहीं बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो हम क्या कहते हैं कि हमसे लोग, मतलब लोग बहुत झूठे हैं, तो वो ये कहते हैं कि लोग अपने आप से सच्ची नहीं बोलते हैं, तो आप चीज़ों को किसी भी हाल में पर्सनली मत लीजिए। वो ये कहते हैं कि अगर इन 2 एग्रीमेंट्स, ओनली बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स और डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, अगर आप इन्हीं दोनों एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को 75% इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल बनाने से आप बच सकते हैं। तीसरा एग्रीमेंट उन्होंने बोला, डोंट मेक असम्पशन्स। हमें किसी भी तरह की असम्पशन्स नहीं करनी चाहिए। असम्पशन्स किसे कहते हैं? जस्ट एक अंदाजा लगाना, किसी के बारे में सोचना। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो बहुत कुछ सही भी होता है और बहुत कुछ गलत भी होता है, लेकिन हम जब अंदाजा लगाते हैं तो जो हमने सोचा हम उसी को ही सच मान लेते हैं। ना केवल उसको सच मानते हैं, उसका जो इमोशनल पॉइजन होता है लोगों को सर्कुलेट कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं करते, हम 4 लोगों को और बताते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया। जैसे इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, उन्होंने बोला कि आप किसी मॉल में गए, आपने मॉल में गए, आपने किसी को हाय किया, आप किसी को जानते थे लेकिन उसने एक ध्यान नहीं दिया, उसने आपको इग्नोर कर दिया। आपने तुरंत अज़्यूम कर लिया, पता नहीं कैसा बंदा है, आज उसको क्या हुआ और ये वो, और आपने 10 तरह की असम्पशन्स कर ली और वो सारी असम्पशन आपने अपने पास नहीं रखी, अपने मतलब जो भी मतलब जहाँ भी आपको लगा इम्पोर्टेंट लगा, आपने उसको सर्कुलेट भी कर दिया। यहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है ऑथर ने कि जैसे हम शादी करते हैं, तो शादी में हम ऐसा सोचते हैं कि जो मेरा पार्टनर है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोचती हूँ और उसको वो सब कुछ पता है, जो मुझे पता है या जो मैं जज करती हूँ। मतलब हम उनको बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जैसा मैं हूँ, उसको वैसा होना ही चाहिए। तो हम सपोज़ एक छोटी-सी बात बताती हूँ कि आपने किसी को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और वो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए, ऑफ़िस में थे, 100 रीज़न्स थे और ऐसा हुआ कि वो कॉल बैक नहीं कर पाए और वो ऑफ़िस से घर भी आ गए। तब तक आपने क्या किया? तब तक आपने खूब सारी अपनी असम्पशन्स लगा ली, मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ध्यान नहीं देते और आपने उनको इमोशनल पॉइज़न देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो वो ये कहते हैं, आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई असम्पशन सेट ना करें किसी भी व्यक्ति के प्रति, बल्कि आप एक-दूसरे के साथ बैठकर उन असम्पशन्स, उन बातों को सुलझा लें। बजाए कि हम अपनी तरफ से कोई अंदाज़ा लगाएँ और उसको सही मान लें, उसके बजाय हम एक-दूसरे से पूछ लें कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, आपने ऐसा सोचा? वो कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं था, अगर आप मुझे एक फ़ोन कर देते, मैं ऑफ़िस में बिज़ी रहा, आप मुझे फ़ोन कर देते तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैं शायद वो आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर लेते मैं वो खरा उतरता।
तो वो यहाँ पर आपको ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई भी असम्पशन पर मतलब नहीं लगानी चाहिए और उनको अंदाज़े को जो हमने सोचा उसको सही नहीं मान लेना चाहिए। 4th एग्रीमेंट है ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। हमें अपनी तरफ से हमेशा अपना अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ऑल मतलब जैसे मान लीजिए हम कभी-कभी रिलेशनशिप्स में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अ, पता नहीं हमने इतनी मेहनत की इन रिश्तों को सँभालने की, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा बिखर सा गया सब कुछ। तो वो कहते हैं कि आप जब भी ऐसी किसी स्थिति में हो ना तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया। जो आप अच्छा कर सकते थे, जितना आप अपना बेस्ट कर सकते थे, वो आपने अपना दिया। तो आपके मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए। वो कहते हैं कभी-कभी बेस्ट की भाषा मतलब चेंज भी हो जाती है, जैसे सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं। सपोज़ वेदर कंडीशंस आपके फ़ेवर में नहीं है, आपका स्वास्थ्य आपके फ़ेवर में नहीं है, तो कभी-कभी आप अ, उतना बेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन तब भी जितना आप कर सकते हैं, आप उतना बेस्ट कीजिए। तो एक उन्होंने यहाँ पे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया कि एक पर्सन था, वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दुखी था। वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गया और उसने वहाँ किसी से पूछा कि अगर मुझे ध्यान करना चाहिए, तो मैं अगर ध्यान करता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कितना ध्यान करूँ? सपोज़ उन्होंने बोला कि आप कितना ध्यान कर सकते हैं? उन्होंने बोला अगर मैं 4 घंटा ध्यान करूँ, तो मेरी लाइफ़ कितने टाइम में चेंज हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि अगर आप 4 घंटा ध्यान करते हो तो आपकी लाइफ़ 10 साल में चेंज हो जाएगी। मतलब ट्रांसफ़ॉर्म, टोटली चेंज। तो उन्होंने बोला अच्छा अगर मैं 8 साल ध्यान करूँ तो मेरी सॉरी 8 घंटा ध्यान करूँ तो मेरी लाइफ़ कितनी देर में चेंज हो जाएगी? तो उन्होंने बोला 20 साल। तो ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि मैंने तो ध्यान बढ़ाया और मैं उतने और साल पीछे जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ध्यान बढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ और ज़्यादा टाइम में चेंज होगी। तो उन्होंने कहा कि आप जब अपना बेस्ट आप सिर्फ़ यहाँ पर एक ही काम नहीं करने आए हैं, आप लाइफ़ को जीने आए हैं, आप लाइफ़ को एन्जॉय करने आए हैं। आप अपना वहाँ से ध्यान हटाकर, वहाँ से फ़ोकस हटाकर तो अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाएँगे तो आप मतलब एक थका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आप टाइम पर ध्यान देंगे तो। उन्होंने कहा कि जो काम आप 2 घंटे में बेस्ट कर सकते हैं, अपना सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है? तो आप जहाँ-जहाँ, जिस-जिस पॉइंट से अपना ध्यान हटाएँगे, वहाँ से अपना आप हैप्पीनेस, अपना एन्जॉय उसको छोड़ेंगे तब आप यहाँ ध्यान लगाएँगे। तो उन्होंने ये कहा कि बेटर है आप अपना थोड़ा काम करें, लेकिन उसमें अपना बेस्ट करें। इसका एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और है, जैसे मान लीजिए हम कभी-कभी किसी को कहते हैं, मैंने तो उसको पढ़ते हुए देखा ही नहीं, पता नहीं उसके इतने अच्छे बच्चे के नंबर कैसे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, लेकिन इतना अच्छा मतलब हम इतना अच्छा काम करते हैं कि टोटली हमारे अंदर जाता है और उसका रिज़ल्ट भी मिरेक्युलस होता है और कई बार ऐसा है, मैंने उसको बहुत पढ़ते हुए देखा, मैं तो उस बहुत स्टूडियस है वो बच्चा फिर भी पता नहीं उसके इतने मार्क्स कम क्यों आए। तो वो क्या कर रहा था कि वो मतलब टाइम देख रहा था, हो सकता है उसके मतलब वो स्लोली भी पढ़ रहा हो, मतलब उसका आईक्यू ऐसा हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम टाइम देख रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि हम कहने का मतलब क्या है कि हम अपना जो बेस्ट है, वो कुछ समय में भी कर सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन करते समय मोस्टली इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमने कितनी देर मेडिटेशन किया। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमने जितनी देर भी मेडिटेशन किया, उसमें हमने कितना अच्छा मेडिटेशन किया। क्या हम मेडिटेशन जो सही मायनों में, जो सही अर्थों में हम ध्यान करना चाह रहे थे, वो हमने किया? तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। हमें हर तरह से अपना क्या करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए और जब भी हम पलट के देखें, अगर हमारी लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब भी है, हमारी लाइफ़ में दुःख भी है, तो हमें कहीं न कहीं इस चीज़ से तसल्ली हो कि उस समय मैंने तो अपना बेस्ट किया। अगर आप ये सोचेंगे ना, तो आपकी वो तसल्ली आपके साथ रहेगी। फिर आप ये भी सोच सकते हैं, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। तो वो आपको ये कहते हैं कि इसके लिए ये आपने 4 रूल्स फ़ॉलो किए। फर्स्ट था बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, सेकंड था डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, डोंट मेक असम्पशन्स एंड लास्ट था ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। अगर अपनी लाइफ़ में आप ऐसा करते हैं, मैं इसी से छो जो शुरू में एग्ज़ाम्पल दिया था उसमें आपके पास वापस आती हूँ। तो वो कहते हैं कि आप अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने की मतलब आप किसी को तो नहीं बदल सकते, सोसाइटी को भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने जो पुराने एग्रीमेंट्स आपने किए हैं,
उनसे ऊपर उठ के सोचने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में सबसे पहला एग्ज़ाम्पल दिया था कि हम मंदिर जाने में, अगर आपने ये स्टेप बैक कर लिया कि मैं मतलब मंदिर जाने की कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो मेरे फ़ेवर में नहीं है, तो मैं वापस चला जाता हूँ या यहीं खड़ा रहता हूँ, अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सोच के देखिए कि आप किस बिलीफ सिस्टम को छोड़ते हैं और आप ये सोचते हैं कि भगवान, मेरे सामने भगवान है, जिसकी डेफ़िनेशन देना भी मुश्किल है। आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप अपने उस बिलीफ सिस्टम से थोड़ा-सा ऊपर उठते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो सोचिए भगवान कितने खुश हो जाएँगे। उनको आपने पहले क्या चूज़ किया? भगवान से की बजाय आपने अपना बिलीफ सिस्टम चूज़ किया और अब आपने क्या चूज़ किया? अब आपने अपना भगवान को चूज़ किया बजाय कि आपने बिलीफ सिस्टम। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इन 4 रूल्स को फ़ॉलो करिए और अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म होते देखिए, नो डाउट आपकी लाइफ़ चेंज होगी। तो वो कहते हैं कई बार क्या होता है कि हम इन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं। जब ये रूल्स ब्रेक होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो रूल्स ब्रेक हो गए तो हमें दोबारा कई बार होता है ना हम जैसे कोशिश कर रहे होते हैं किसी काम की लेकिन वो टूट जाता है, हमें लगता है ओ यार कर रहे थे कोशिश, तो उन्होंने बोला दोबारा करिए, तिबारा करिए, लगातार आप उसको कोशिश करते रहिए। जब आप उस चीज़ की बार-बार कोशिश करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे वो आपकी लाइफ़ का हिस्सा बन ही जाएँगे। हमें तब तक कोशिश करनी है। वो कहते हैं आपने ये रूल्स फ़ॉलो किए, अच्छा उन्होंने बोला कि रूल्स फ़ॉलो करने से इमेजिन करिए क्या हुआ? तो लास्ट में वो कहते हैं आपने रूल्स फ़ॉलो किए, पुराने रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की, उनसे थोड़ा-सा ऊपर उठे, तो आपकी लाइफ़ में क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला इमेजिन, क्या हुआ? आप अपने आप को हैप्पी रखते हैं और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। आपने अपनी लाइफ़ मतलब अपने आप पर फ़ोकस किया और आपने उन एग्रीमेंट्स पर ध्यान ना देकर जो आपने बाहर से सीखे थे, आपने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, तो आप अपने आप में आनंद स्थिति को क्या कर पाए, महसूस कर पाए। फिर उन्होंने कहा इमेजिन आप बिना किसी डर के ज़िंदगी को जी सकते हैं। मतलब आपका पर्पस लोगों को प्लीज़ करना नहीं है। आपको ये है कि हम अपनी लाइफ़ में कैसे हैप्पी रहें, अपने आप हम कैसे कंफर्टेबल रहें। फिर उन्होंने कहा इमेजिन आप ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जज नहीं करते और लोग आपको जज नहीं करते। आपको भी लोग जज नहीं करते और आप भी लोगों को जज नहीं करते। इमेजिन आप सबको आसानी से माफ़ कर सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, आप किसी को मतलब बड़े आराम से नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भीड़ में होते हैं, तब हम मतलब उन चीज़ों से दूर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए दूर रहते हैं या काम में बिज़ी होते हैं, तो हम उन चीज़ों से दूर रहते हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, वो चीज़ें फिर हमें आके घेर लेती हैं। तो वो कहते हैं कि आप इमेजिन करिए इनको फॉलो करने से आप आसानी से किसी को माफ कर पा रहे हैं, फॉरगिविंग आपका नेचर बन गया। इमेजिन आप किसी डर के बिना किसी को प्यार कर सकते हैं। आप में सेल्फ रिजेक्शन की कोई भावना नहीं है। ना आप किसी को रिजेक्ट करते हैं, ना कोई आपको रिजेक्ट करने की क्षमता रखता है। आपको रिजेक्शन की परवाह ही नहीं है। हम आधी ज़िंदगी इसी में ही बिता देते हैं कि हम अपने आप को ही सबसे पहले तो हम अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं और लोगों को तो हम नो डाउट करते ही करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए ऐसी ज़िंदगी की जिसमें ना आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना स्वयं को और ना कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है। इमेजिन कि आप ज़िंदगी में रिस्क ले पा रहे हैं। आप लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिना किसी चीज़ को पाने की और खोने की और आप ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी में ना जीने का और ना मरने का, किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपकी लाइफ ऐसे भी हो सकती है और उन्होंने लास्ट बोला इमेजिन यू लव योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर। You love your body as it is. You love your emotions just the way they are. You know that you are the perfect just as you are. तो वो क्या कहते हैं कि हमने जो बाहर से सीखा उसको थोड़ा-सा ऊपर उठकर अगर हम इन सारे समझौतों को अपने साथ करते हैं, इनको लाइफ में लाते हैं, तो हम एक ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं। हम आनंद की स्थिति को महसूस कर सकते हैं और जो मैंने शुरू में आपको बोला जो मिटॉट, फॉग और जो एक स्मोग और जो हमारे आस-पास जो ऐसा होता है कि हम उसमें भी हम एक क्लियर विज़न हो जाता है। उसमें भी हम स्पष्टता से देख पाते हैं और उन्होंने बोला कि ये जो परेशानियाँ, ये जो द्वंद्व था, उन्होंने बोला कि वो परमानेंट वेकेशन पर चला जाता है और जो ब्लिस और जो हैप्पीनेस है, वो परमानेंटली हमारी लाइफ में एंटर करती है। तो
मैं यही समझ पाई इस बुक से जो मुझे समझ में आया और मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली कोशिश की मैंने अपने आप को मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है शुरू से, मुझे नहीं पता, बहुत स्वीट लगती है आप, और जैसे आप बात करती है मुझे लगता है कि कुछ घुल रहा है कानों में ना, तो अगर मैं आंख बंद करके भी सुनती हूँ तो मुझे आपकी हर बात इतनी अच्छे से समझ आती है। आई मीन यू आर अ ग्रेट मास्टर, और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया 4 एग्रीमेंट्स। थैंक मैं यू सो वेरी मच। मैं इतने महीनों से 2-3 बार अटेंड कर चुकी हूँ 4 एग्रीमेंट्स, पर ये वाला सबसे मीठा था। मैम मुझे ना मैंने बुक पढ़ा मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को अपने पास अपने आप से भी पढ़िए। क्या होता है कि हम मतलब मैं गो थ्रू मतलब मैंने आपको गो थ्रू कर दिया कि आप इस बुक का प्लेटफ़ॉर्म समझ पाएँ कि इसमें हम क्या सीखेंगे। लेकिन जब आप इसको पर्सनली पढ़ेंगे ना तो ईज़िली वो आपको समझ में आएगी और आप मुझसे बेटर वे में समझ पाएँगे। एग्जैक्टली। नो डाउट। थैंक यू सो वेरी बिल्कुल, मच। बहुत बहुत सुंदर। चारों एग्रीमेंट्स आप लोगों ने सुन लिए। एक तो आप कल ही सुन चुके थे, परसों, जो माही ने बताया था वाक शुद्धि का, और जो एज्यूम करने का, और जो चारों उन्होंने बताया। तो मैंने कहा था ना कि मैं 4th वन में एक्सपर्ट हूँ, जो भी काम करती हूँ उसमें 100% देती हूँ, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि उससे और काम करने की इच्छा होती है और परफेक्ट होने की इच्छा होती है। पर जो 3 है ना शुरू के, वो होते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप में एक ऐसा मैसेज आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे ही टारगेट किया है ना। होता है ऐसा, यस मेरे मैम। साथ तो होता है। कभी हम पार्टीज में जाते हैं या रिलेटिव लोगों से मिलते हैं, कोई कुछ कमेंट कर देता है तो लगता है कि ये मेरे लिए ही कहा गया है, चाहे उसने जनरल कहा हो। तो ये छोटी छोटी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं। और वाकई जैसा सोनिया ने कहा कि जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे, मैं इस बुक को 2 बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। इसका हिंदी वर्जन भी है, हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज ने निकाला है 4 समझौते। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप मंगा सकते हैं, अमेजोन में सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो देख लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच सोनिया। उम्मीद करते थैंक हैं यू सो मच। कि अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे इस बैच में, तो एक और सेशन तुम लोगे जिसमें स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का बताओगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू। फ्रेंड्स, जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है हैंड रेज करके। सोनिया, मैं तुमको हमारी सबसे लिटिल एंजल से मिलाना चाहती हूँ। स्वरा, अनम्यूट करो। इससे क्या, मैं रोज आके एनर्जी लेती हूँ। स्वरा मेरे को बहुत सारी देती है। हाउ स्वीट। थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू बेटा। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी छोटी सी है, तुम बिलीव करोगे सोनिया वो सारे सेशंस अटेंड करती है और बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती है। ओके ओके। तो हमारे ग्रुप की एंजल है वो। तो फ्रेंड्स, किसी को क्वेश्चन पूछना है या कुछ डाउट हो या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, पूछिए। इतनी जल्दी मत छोड़िए उसको भाई, पूछो, क्वेश्चंस क्रिएट करो। आप लोग हैंड रेज कर पा रहे हैं? क्योंकि शाम के सेशन में हैंड रेज नहीं कर पा रहे थे। माइक करके देखो तो। हाँ, हो रहा है, चलिए। हाँ, श्री कुमार सिंह, आई मीन। जी मैम। मैम हेलो मैम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ हाँ प्रीति, हाँ पूछिए। मैम ने जो बताया कि डोंट बी पर्सनली, डोंट एजम्पशन, इस बुक के बारे में रियली मैम ने बहुत अच्छे से समझाया और आइडिया बहुत अच्छा है उनका समझाने का। उसमें एग्जांपल्स थैंक यू सो भी मच। बहुत अच्छे हैं मैम। और पता नहीं मैम के नीता मैम के साथ वो तो है ही मैजिशियन, जितने भी जुड़ते हैं सब मैजिशियन ही है ऑलरेडी। अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। और थैंक यू। मैम आपने पहला बताया बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। यस यस मैम, ये बुक का नाम है ना?
नहीं मैम, बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। हाँ, तुम्हारे पास 4 एग्रीमेंट्स में ये फर्स्ट आपके साथ समझौता है, एक फर्स्ट एग्रीमेंट था सोनिया, जिस पर तुम्हारे आपको पास बुक फोकस है? करना है। ये बुक है तुम्हारे पास अभी? मैम मेरे पास तो बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, उसकी ना पिक्चर है, मैं वो शेयर मेरे पास भी हार्ड कॉपी थी, मेरी कोई फ्रेंड लेके गई है, तो वो अभी तक लौटा ही नहीं है मुझे। हिंदी में है 4 समझौते। ओके ये है मैम। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी इनके ग्रुप में 4 जी समझौते जी करके, और इंग्लिश में 4 एग्रीमेंट। तो ओके 4 एग्रीमेंट नेम है बुक का। हाँ, जी जी, उसमें 4 जो एग्रीमेंट्स। 4 समझौते हैं, एक बार फिर से उनको रिवाइज कराओ। यस मैम। फर्स्ट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, मतलब जो आपके वर्ड्स हैं वो निष्पाप होने चाहिए, मतलब आप खुद भी मधुर बोलिए और लोगों जो जो सुन रहे हैं उनको भी मीठा लगना चाहिए। सेकंड है आपका मैम डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। अगर मतलब जी जी, गलत भी है तो उसको सही बोले कि सही नहीं है। तो फिर चुप रहिए, फिर चुप रहिए, अगर गलत है तो फिर चुप रहिए। फिर ओके वो कहते हैं ना स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर आपको लग रहा है किसी सिचुएशन कोई आपके सामने आ रही है और आपको देख के लग रहा है तो फिर उसको कमेंट मत कीजिए, फिर चुप रहिए। क्यों आप ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जो आपके साथ फिर वो गलत एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो, वो यही कहना चाह रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो अच्छा बोलिए, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने देखा और गलत भी हो रहा है तो फिर आप साइलेंस हो जाइए, फिर आप मत बोलिए। ओके मैम अब तक तो मेरी आदत रही है सच बोलने की। मीन्स अगर जो दिख रहा है वो मैं बोल ही देती थी। तो नहीं अब वो आपको यही समझ नहीं, सच किसी चीज का सच होना अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर सच किसी को बुरा लग जाए, आहत करे, किसी को कड़वा लगे, तो हमें वहां पर चुप रह जाना चाहिए। अगर किसी मतलब कोई अगर गलत करके आ रहा है, मान लीजिए किसी से कोई बहस कर लिया अपने रिलेशन में या कुछ भी, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैंने सही किया मैंने सही किया, तो मेरी आदत है मैं एक बार बोलती हूँ सही बात कि आपने जो किया वो गलत है लेकिन आपकी मर्जी। तो वो ये भी गलत है मैम। मैम वो ये कहना चाह रहे हैं तो फिर आप इस समझौते पर ना जाइए, डू योर बेस्ट। तो आप ये सोचिए कि मैंने जो किया था वो बिल्कुल सही था, मैंने मुझे अपनी नहीं तरफ से बोलना चाहिए, बेस्ट किया। मुझे बोलना नहीं चाहिए उस बारे में भी नहीं। हाँ, मतलब वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके वर्ड्स हैं ना, वो बहुत शक्ति रखते हैं मतलब मैजिक क्रिएट करने की। तो आपने अपने वर्ड्स को इस तरह की एनर्जी नहीं देनी कि जब आप किसी को वर्ड्स बोलें तो वो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी किसी की कनेक्ट हो। तो वो आपको ये कह रहे हैं चाहे सच भी है, आप साइलेंस में रहिए, मत बोलिए। क्यों आप अपने किसी की गलत एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं? वो यही कहना चाह ओके रहे हैं आप। पर प्रीति, जैसे इसमें मैंने जब ट्रांसलेशन कर रही थी तो सर का बहुत अच्छा एक एग्जांपल था कि जैसे हमें मालूम है कि हर बीमारी, हर चोट हमारे कर्माज हैं। तो अगर मान लो आपके फ्रेंड की टांग टूट गई, आप हॉस्पिटल में मिलने जाएंगे तो बोलोगे क्या कि ये तो कर्मों का फल है, बुक तो बोलोगे क्या? तब वहां पे आपको सच नहीं बोलना है। नहीं अगर किसी की डेथ हो गई, आप उनके घर में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि शरीर बस छूटता है, आत्मा तो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगी, तो आप बोलोगे क्या चुप हो जाओ, आत्मा तो शाश्वत है, वो कहाँ गया है, यही है? ये नहीं बोल सकते। आपको वहां पे अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे आपको ज्ञान देना है वहां दीजिए, और जहां पे ज्ञान को अपने तक के ही रखना है वहां पे चुप हो जाइए। यही अगर कोई व्यक्ति सेंटर में आता है, उसको चोट लग जाती है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया ये तेरे कर्म का काम है ना? हम क्योंकि सेंटर में हम ज्ञान देने के लिए बैठे, काउंसलिंग करने के लिए बैठे, तब हम बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं। कोई डेथ के लिए रोते हुए आएगा अपनी मदर के लिए या फादर के लिए, तो हम बोलेंगे भैया कहाँ गई है, यही है, क्यों रो रहे हो, है ना? समझ रहे हैं आप? प्लेस टू प्लेस भी हमारा ट्रुथ, हमारा बोलना फर्क करता है। तो यूज इंटेलिजेंस, ठीक है बेटा? टेक्निक होनी चाहिए बोलने की है ना? हाँ, नहीं, आपको बुद्धि का प्रयोग करना है कि कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना है ना? तो चलिए, थैंक यू। हाँ पूर्णिमा जी। मैम वो 4 वाला जो एक या दो ही मैम ने बताया था, हाँ, उसको एक बार बोल दीजिएगा फिर से मैम बता देंगे। दूसरा है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, हमें किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है।
और तीसरा है आपका डोंट मेक एजम्पशंस। हमें किसी भी तरह की अपनी तरफ से जो हमने अंदाजा लगाया उसको पूरी तरह से सच नहीं मान लेना। हमने उससे सिर्फ अंदाजे को सच ना मानकर हमें अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है तो हमें बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बेहतर बेहतर है कि हम बात कर लें बजाय कि हम उस चीज को मतलब एजम्पशंस लेकर बैठे रहें और इमोशनल पॉइजन किसी को देते रहें। और लास्ट है हमारा ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपनी तरफ से आप अच्छा कीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आप कभी भी पलट के देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि आपने बेस्ट किया। मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है सोनिया जी, किसी को यस भी मैम। देखना हो तो चैट बॉक्स में देख लें, और बुक का भी नाम लिख दिया। थैंक यू माई। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। पूर्णिमा। अनम्यूट करिए अपने को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। एक्सपीरियंस करनी है सोनिया जी, आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत ही क्लियर था, और आपकी ना आवाज बहुत मीठी है, पहले तो दिल तक उतरती है। हाँ जी, थैंक यू थैंक्स अ सो मच। लॉट। अच्छा, एक थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं आपसे। अभी ना जैसे चल रहा था आप लोग का, ये मैं देख रही हूँ ना मोबाइल पर, तो मेरा जो नेफ्यू है बराबर में बैठा हुआ, मैं उसे टेबल लर्न करा रही थी, तो मुझसे कहते हैं कि आप क्या सुन रहे हो, ये क्या आ रहा है। तो मैंने कहा ये लोग ना कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो वो सुन रही हूँ। कहते हैं जैसे क्या, मैंने कहा मैम बोल रही हैं कि हमें ना हर किसी से अच्छा बोलना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए हमें किसी को। तो जब आप किसी को अच्छा देते हो तो लौट के अच्छा आता है। तो बोलते हैं तो क्या वो भी हमें ऐसा बोलेंगे? मैंने कहा हाँ, वो भी फिर हमें खुशियां देंगे। तो व्हाट ही सेड कि खुशियां कोई दूसरा थोड़ी देता है, खुशियां तो हमें अपने आप में आती है, हमारे अंदर होती है खुशियां। तो ये 6 साल का है, ये बैठा है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं खुशियां कोई और थोड़ी ना देता है, वो तो अपने आप में आती है। मैं आती सुनती है। रह गई, बोल क्या रहे। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। जो आपने फर्स्ट टॉपिक बोला, फर्स्ट एग्रीमेंट, उस पर हमारे स्कूल में एक मैम थी, आर्मी की ब्रिगेडियर्स वाइफ थी वो। तो वो ना जो भी कुछ भी पहनता था तो हमेशा ये बोलती थी वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हर किसी को यही बोलती थी हमेशा। एक दिन ना थोड़ा सा मुझे ऑपोजिट लगा उनके कमेंट से, उसका ड्रेसिंग सेंस। तो मैंने उनसे कहा मैम वाकई में आपको बहुत सुंदर लगा क्या? तो बोलती है कि यार एक बात बता तू मुझे, उसने खरीदा है, कितने प्यार से उसने खरीदा, पहना, अपना इन्वेस्टमेंट करा, तो उसका दिल तो खुश होगा ना। अगर मैं उसे अभी यहाँ ये बोल दूं कि यार एग्जैक्टली। तेरा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, क्या फर्क पड़ेगा? उसका तो मन ही टूट जाएगा फिर, और पूरे दिन यही सोचेगी कि ये अच्छा नहीं लग रहा, अगली बार वो उसे पहनेगी नहीं। और अगर मेरे ये कहने से कि तेरा ड्रेस वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, उसका तो दिन बन जाएगा ना, मेरे एक लाइन से उसका दिन बन जाएगा, और पूरे दिन वो खुश रहेगी, तो मेरी वो एनर्जी उसके पास जाएगी। मतलब आप यकीन मानिए, बहुत साल हो गए इस बात को, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं अगर उसको जो सही है, अगर मैं वो नहीं बोल सकती ना, तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ऑल्दो वो अगर एवरेज है तो भी मैं उसको ये बोलूंगी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छा है। स्पेशली कोई पूछेगा कि मैंने ये ड्रेस खरीदी है कैसी है, तो मैं जरूर बोलूंगी यार बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है। तो एग्जैक्ट। ये आपने ये बोला ना, मुझे अभी ये बात याद आ गई कि मैं आफ्टर सेशन ये शेयर जरूर करूंगी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो इतना ही। वेरी मच। थैंक थैंक यू पूर्णिमा। पत्री सर अपने आप को मास्टर ऑफ प्रेजिंग कहते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा 2 कदम चलता है तो हम ताली बजाते हैं, है ना, क्योंकि उसको अचीव कर रहा है वो कोई चीज, तो वो एनकरेज होता है। तो जो भी पिरामिड मास्टर चाहे छोटा सा भी काम करे तो पत्री सर बहुत बहुत उसको प्रेज करते हैं। अगर कोई तबला बजा रहा है, म्यूजिशियन, सोनिया तुम तो देख रहे हो अभी हाँ सारे जी, हाँ उनके जी। इवेंट्स, मतलब वो म्यूजिशियन को तक के पैर पड़ के उनको थैंक्स बोल के उनको गले लगाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रेजिंग में सबसे ज्यादा मोटिवेशन है। और मैं फ्रेंड्स बता दूं, एक सेशन लेने वाले थे हम लोग, वो अभी पता नहीं हो पाएगा शायद। उसमें है कि कम से कम दिन में आप 2 बार 2 लोगों की प्रशंसा करो। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो हमारा वाइब्रेशन हाईएस्ट मोड में रहता है, और जिस गुण की हम प्रशंसा करते हैं उसी गुण को अपने में अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात ये वाली बात बताई पूर्णिमा ने, वही मैं भी शेयर कर रही हूँ। तो प्रेस करना सीखिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स से लोगों को मोटिवेट करना सीखिए।
हाँ स्वरा बेटा। मम्मा बताना सारू क्या। मेरे घर में म्यूजिक क्लास में सब लेडीज आती है ना मैम, हाँ तो 60 अब भी आती है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक मैं सिखाती हूँ। तो सब कोई वो ट्रैक जो कराओके सॉन्ग होता है तो सब नहीं गा पाते हैं, कोई इधर जाता है उधर जाता है। तो भी मैंने उन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं बोला कि खराब है या तुम नहीं गा पाते हो, एग्जैक्टली कभी भी नहीं बोला। मैंने बोला सब लता मंगेशकर नहीं बन सकते, लेकिन गाने का हक सबको है एग्जैक्टली। और म्यूजिक सीखने का सबको हक है। तो वो इतनी अच्छी तरह से वो सब आते हैं मेरे पास, और लोगों के पास नहीं जाते हैं। और खोज खोज कर लेडीज जो होती है ना, वो यहीं पे आती है कि वो कभी तोड़ती नहीं है किसी को, मतलब। तो ये मैंने देखा है कि भाषा का जो प्रयोग हम किसी के साथ करते हैं और बिल्कुल वो बहुत खुश होते हैं, मतलब खुश होकर म्यूजिक सीखने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका भी थैंक यू। अब लेक्चर बहुत ही अच्छा था। आज से आप लोगों को अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। हाँ गुप्ता जी, बहुत दिन से आप लोग आ नहीं रहे थे। नहीं नहीं मैम, हम पर डे आ रहे हैं, पर डे। ओ अच्छा, वीडियो ऑफ रहता है ना तो कई बार नहीं पहचान पाते हैं। मैम हम जो है ना 4 लोग दोपहर के टाइम धूप में मेडिटेशन करते हैं। तो आज मेरी एक फ्रेंड ने बोला मेडिटेशन करते हुए कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला विद इन सेकेंड के लिए। फिर अचानक से वो डर गई। तो क्या ऐसा होता है? हाँ एस्ट्रल बॉडी निकलती है ना कई बार वो आभास। कह रही कि मैं डर गई एकदम। हाँ तो जब मेरे को भी होता था ना रात के टाइम में, जब मेरी बॉडी बाहर निकल जाती थी तो बहुत झटके से निकलती थी, तो डर लगता है। तो ऐसे वो कोई डर गई थी तो मैंने कहा मैं तो पूछूंगी आप आज। एक बात बताइए कि धूप में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अल्ट्रावायलेट रेस के नीचे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, आप अगर मॉर्निंग में जो आप मैंने कहा था कि सन मेडिटेशन करना इज बेनिफिट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सुबेरे के टाइम में करिए, जब 8 बजे के पहले होता है ना, उस समय की सनलाइट होती है वो। उसके बाद क्या होता है कि ओजोन लेयर फट चुकी है तो हमारी पूरी अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, तो वो आपकी स्किन को खराब करेंगे, टैनिंग भी करेंगी और भी कुछ करेंगी। तो कभी भी जब बोलती हूँ अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना तो मेरे से पूछ लिया करिए मॉर्निंग के टाइम। ओके 8 o'clock तक। हाँ थैंक यू मैम। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने और 2-3 लोगों को जोड़ा। अच्छा अच्छा, और आपके बच्चे कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी बेटे का गुस्सा शांत नहीं है। अरे भाई आपका हो जाएगा क्या 2 दिन में मैम? आपको तो लगता है कि बस हर चीज बस चाय के समान चढ़ाया, पानी गर्म किया और चाय बन के तैयार हो गई, ऐसा नहीं होता मैम। पेशेंस रखिए, अपने वाक क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करिए कि आप क्या बोल रही हैं अपने बच्चे के लिए। और कल माही आप लोगों को ड्रीम बोर्ड बनाना सिखाएंगी, क्योंकि कल मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, सारे पीपीटीज पूरे दिखा के खत्म करूंगी जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, और ड्रीम बोर्ड जिनके बच्चे हैं उनको हम सिखाएंगे, है ना? तो कल का सेशन जरूर अटेंड। ओके हाँ ठीक, ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। हाँ सिमरन डियर। सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे एक डाउट था, जैसे वो एंजल की मम्मी बोल रहे थे कि वो क्लास लेते हैं तो वो अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं ताकि मोटिवेट हो जाए, है ना। पर कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप कुछ अच्छा भी करो पर वो कई लोग अप्रिशिएट तो नहीं कर पाते, पर उल्टा डबल ऐसे बोलते हैं वर्ड्स जो हर्ट कर जाए, और आपको पता है वो जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि वो आपको हर्ट करे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको यही समझा रही हूँ कि हमें किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है। आप तो कह ही रहे हैं, आप जानते हैं कि वो आपको पर्सनली हर्ट करना चाह रहे हैं, आपको डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं।
तो आपको जो दूसरा एग्रीमेंट है वो आपको यही बताता है कि हमें किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना। और मैंने आपको ये बताया कि मैंने इस बात पर बहुत फोकस किया, बहुत ध्यान दिया, बहुत जोर दिया इस बात पर कि हाइट, उसकी हाइट क्या बताई कि अगर आपको इवन समबडी आपको गन से शूट भी कर देता है तब भी आपने किसी चीज को पर्सनली नहीं लेना। मतलब इस रूल को आपने इतनी अच्छी तरह से दोहराना है कि आपने किसी चीज को जब आप किसी चीज को पर्सनली लेंगे ही नहीं तो आप अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी लाइफ में खुश। तो इसको अपनाने या इसको रियल लाइफ में लाने के लिए तो बहुत पेशेंस, आई मीन बहुत अवेयरनेस लगेगा। यस 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 यस। थैंक यू। तो जब हम अवेयर हो जाएंगे ना तो हम अपने आप, देखिए सबसे पहले तो वो ये कहते हैं अपने वर्ड्स पर काम कीजिए, बाकी जो 2 एग्रीमेंट्स निकल के आते हैं वो इसी से ही आते हैं कि हम अगर किसी चीज को पर्सनली लेते हैं तो हम नो डाउट एजम्पशंस बनाते हैं, तो हम सोचते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि ना आप किसी चीज को पर्सनली लो और ना आप एज्यूम करो किसी चीज को। और जब अपने गिरेबान, मतलब जैसे होता है अपने अंदर झांको, तो आपको ये लगना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, आपको ये तसल्ली होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, और किसी के कोई क्वेश्चन है? अच्छा, राखी जी के। हाँ राखी जी। मैम, ऐसे जैसे इन्होंने आज बताया कि हमें किसी की बात नहीं करनी चाहिए, किसी को नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब कभी हम 4 फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं और किसी के लिए बुरा बोल देते हैं, या बुरा भी नहीं बोलते मैम, किसी के लिए कमेंट कर देते हैं हंसी मजाक में भी, वो भी नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल नहीं मैम, वो यही कह रहे हैं कि जो गॉसिपिंग है वो तो ब्लैक मैजिक और टोटली पॉइजन है। हम अपने जी एनवायरनमेंट में क्या करते हैं कि आप ना, एक छोटी सा मैं आपको बात बताती हूँ। आप अपने घर पे अपने बड़ों को, जैसे बच्चे देखते हैं दादा दादी को, बड़ों को, आप ना जरा न्यूज लगाइए और आप तुरंत देखिए अपनी रिएक्शन, आप फटाफट लोगों को जज कर देते हैं, आप फटाफट लोगों के बारे में नेगेटिव बोल देते हैं। तो जी हमने कहाँ से सीखा? अपने एनवायरनमेंट से ही सीखा। हम जी भी वो सीखते हैं और वो हम भी वही करते हैं। जी। तो उन्होंने यही बोला कि आपको गॉसिपिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको गॉसिपिंग से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और मैम, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हम परेशान होते हैं और कोई हमें कुछ कह देता है और हमें वो बुरा लगता है, तो वो मेरी बेटी है, मैं उससे अपनी वो बातें शेयर कर लेती हूँ कि बेटा देखो वो ऐसे-ऐसे मेरे को बोल रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तो क्या वो मुझे अपनी बेटी से भी शेयर नहीं नहीं करनी करना चाहिए? चाहिए मैम। मेरी ना 11 साल की बेटी है। हमारी जैसे मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स भी हैं, इन-लॉज़ भी हैं, मैं मेरे हस्बैंड कुछ डिस्कस करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करिए, हम अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, हम 40s में आके इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मतलब हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन हम उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे तो क्या होते हैं, बच्चे तो एक जैसे होता है ना कच्ची मिट्टी, तो हमें उनके साथ अच्छा शेयर करना चाहिए। मैं उसके साथ कुछ शेयर नहीं करती। आप एक्चुअली समझ रहे मैम हैं मेरे मेरी बात? पास ना सिंगल जी, जी। एक्चुअली मैम मेरे पास ना सिंगल चाइल्ड है, एक बेटी ही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम उसे शेयर करती हूँ, तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। मैम आपने अपना मन हल्का किया लेकिन उसके मन में ज़हर भर दिया। मतलब आप हो समझ रहे हैं? सकता है मैं अनजाने में हाँ, वैसे कर रही हूँ। मैम आपने अपना ग्रज उस पर डाल दिया। आप उसको अपना, मेरी भी सिंगल डॉटर है, सेम हियर। आप उससे अच्छी बात कर सकते हैं ना, आप ऐसा कुछ जो उसकी लाइफ को अच्छा बनाए, इम्प्रूव करे, आप उसके साथ वो डिस्कस करिए। और एक बात मैंने कहीं और सुनी थी, जब हम किसी बात को, जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, जब हम किसी गलत बात को ना 4 बार दोहराते हैं और 4 बार लोगों को बताते हैं, ठीक जी। है? तो वो बात हमारे ज़हन में और ज़्यादा पक्की हो जाती है और वो निकलती नहीं है। आप आज़मा के देखिए, आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने वो किसी को नहीं बताया, चुपचाप आपने उसको साइड किया, जस्ट इग्नोर। वो बात क्या होएगी, वो आपको कंपैरेटिव उस बात से के कंपैरेटिवली आपको जल्दी भूल जाएगी। हम क्या करते हैं, हम बात सुनते हैं, सुनने के बाद उसको 4 बार अपने मन में दोहराते हैं, 4 लोगों को और बताते हैं, उनकी एनर्जीज़ भी कनेक्ट करते हैं और वो बात इतनी गहरी हो जाती है कि उसको मिटाना ही मुश्किल हो जाता है। जी मैम, जी।
और तो कई बार हमें ऐसा होता है मैम कि हम नहीं चाहते कि उसको नेगेटिविटी दें या ऐसा वर्ड कोई बोले, लेकिन मैम इतनी तेज मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं ना चाहते हुए भी ना तुरंत 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 बोल देती हूँ, बिना सोचे बिना सोचे। वही कह रहे हैं मैम, वही कह रहे हैं। और तो जैसे हम मैम मैं अपने जैसे माही हाँ, जी ने बताया था कि आप अपने थॉट्स को, अपनी बातों को सोच समझ के बोला करें वर्ड्स के लिए। और जैसे मैम ने कल नीता मैम ने भी बताया था कि आप संकल्प करें, तो मैंने मैम संकल्प करा कल कि कोशिश करूंगी कि कम से कम बोलूं, इग्नोर करूं, पर पता नहीं कि ये कब सक्सेस होगा बस। मैम धीरे-धीरे होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, मैम मैं अपना पर्सनल बताती हूँ। मैंने किसी का ऐसे वीडियोज़ आपको पता है आजकल बहुत सारे आते रहते हैं, हम सुनते भी हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मेडिटेशन में जो हमारी लाइफ में चेंज आता है ना, वो ये आता है हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा पहले आती है अवेयरनेस। आपको गुस्सा आता है ना, हम क्या होते हैं कि अभी हम जब शुरू इनिशियल स्टेज में होते हैं ना, हम गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा करने के बहुत बार बाद में ध्यान आता है कि हमने गुस्सा कर दिया, यार जी रुक भी सकते थे। जी जी और जब जी आप जी मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपकी इतनी अवेयरनेस होती है कि जैसे आपको गुस्सा आता है ना, आपको क्लिक कर जाता है, यार मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जब आपको ये एहसास हो जाता है ना कि गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय उस परिस्थिति में फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना भी मतलब उस तरह से उसको फिर मोल्ड करके उस तरह से रिस्पॉन्स करना भी शुरू करते हैं, बजाय कि आप रिएक्ट करें। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ मैम। और जैसे एग्ज़ैक्ट नीता मैम बोलती है ना, तो एक चुंबक की तरह मैं नीता मैम के फेस को ही देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उनके फेस को देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नज़र हटाई, तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाऊँगी। तो मैं मिस कर सुनती हूँ बहुत जाओगे। अच्छे से कि हाँ, तो वही मैं नीता मैम, आई लव यू नीता मैम, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन पर मेरे को फिर भी कुछ-कुछ बातें हैं जो कोशिश करती हूँ मैं अपनी लाइफ़ में आने की, लेकिन वो फिर भी मैं नहीं कर पाती अच्छे से। मैम संकल्प करती हूँ धीरे-धीरे, लेकिन पूरा नहीं कर पाती संकल्प को। धीरे-धीरे होगा मैम, धीरे-धीरे होगा, लेकिन हुँ, होगा ज़रूर। ये जी, सच है कि आप जी, राइट पाथ पे हैं, ये सच है कि आप राइट पाथ पे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। वो कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा-सा पेशेंस जी। रखिए और एफर्ट्स पूरे करिए, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हुँ, थैंक यू मैम, जी, आपने थैंक यू, बकरी को थैंक यू। जाल बनाते हुए देखा है ना, वो कितने बार गिरती है? हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर जी, आपने हम जाल हटा देते हैं, वो दोबारा जाल बना लेती है वहीं पे ही। हाँ, तो बस अपन अगर एक संकल्प में हार गए तो कोई बात नहीं, फिर जी, करेंगे, फिर जी। आखिर में आपको बिल्कुल मिलेगा ही। और जो इतने थैंक यू मैम। सालों का जो अपन लोग का गार्बेज है ना, ये सभी का, मेरा, आपका, सभी का, वो धीरे-धीरे ही जाएगा। पेशेंस भी रखना है ना। इसीलिए मैम मैं आपको सुनने के लिए 9 बजे से पहले ही जॉइन हो जाती हूँ कि एक 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 बात भी मिस नहीं करूँ आपकी। लेकिन फिर भी मैं बहुत संकल्प करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरी बेटी बोलती है, "मम्मा आज आपने संकल्प किया था ना मत बोलना," पर फिर भी बोल पड़ती हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, रीनू जी। मैडम मेरे को आपका एक बात ये बोलनी थी। जैसे मेरी मदर है अभी, तो जैसे 75 ईयर्स के मेरे फादर अभी कोई 1 साल हुए गए, तो वो मुझसे बात करती है, कुछ ऐसी बात करती है जो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, नेगेटिव कुछ होता है उनका इशू, तो मैं उनको रोकती हूँ। मैंने कहा मम्मा रहने दो रहने दो। फिर मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगी तो फिर भी मुझे गिल्टी फील होता है। फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, मम्मा आप गिल्टी फील मत करना, आपको नेगेटिव बात करनी नहीं चाहिए, आप है ना थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा से बात किया करो, तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बोलती कि तुम नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा। अरे मैंने कहा नहीं, मैं सुनूंगी, मगर आप नेगेटिव नहीं करो, आप मेरे से पॉजिटिव बात करोगी जितनी, तो मैं सुनूंगी, आपकी सब बात सुनूंगी। मगर मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ मैडम। कई बार इस चीज को लेके मैं दुविधा में हो जाती हूँ कि क्या करूं मैं। ये इसका मुझे आंसर थोड़ा सा बताएंगे आप मैडम, क्या करूं मैं भी, ये मेरी दुविधा हो जाती है कई बार। सोनिया जी दीजिए आप। हाँ जी, सोनिया को। हेलो। मैं हेलो। दुविधा में पड़ जाती हूँ, थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाती हूँ मैडम इस चीज को लेके, बस थोड़ा सा। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ आया। मैं सोचती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप सकारात्मक कराओ, बुक पढ़ा करो, चैनल देखो, आस्था चैनल देखो, आप ये सुनो, आप ये सुनो। मैं उनको डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर वो काफी डाइवर्ट होते, कभी कभार होता है, ऐसा नहीं, हमेशा महीने में एक बार उनके साथ होता है ऐसा।
मुझे करती हैं, तो मैंने कहा चलो आप, फिर मैं उनको बोलती नहीं नहीं आप भी, मैं फोन रखती हूँ, आप बाद में बात करती हूँ आपसे फिर मैं, तो फिर मैं मैम उनको देखिए हाँ मैम देखिए आपने जैसे मदर उनकी एज बताई 75 इयर्स ओल्ड, है ना? तो मैम लाइफ में ना चेंज करना, हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हमारे में चेंज इतनी जल्दी नहीं आता है, ठीक है? नहीं वो है, अगर बहुत वो सकारात्मक है वैसे वो। यस हाँ, मैम, और काफी। दूसरी बात ये कि अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं, ठीक है? आपको पता भी लग रहा है और आप सुन भी रहे हैं और आप ये जानते भी हैं कि हाँ, मतलब जो वो बात कर रहे हैं, मतलब उनका मन हल्का हो जाए, ठीक है? हम उनको नहीं रोक सकते। तो आप 4th एग्रीमेंट देखिए ना, आप अपना क्या कर रहे हैं? बेस्ट कर रहे हैं। आपने उनको समझा भी दिया, तो आप तसल्ली में रहिए हाँ, ओके कि आप अपना बेस्ट भी कर रहे हैं, आपने उनको समझा भी दिया, फिर भी वो कह रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। हाँ, तो मैं खाली और हूँ करती हूँ बस, खाली हाँ और हाँ 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 यस करती और रहती हूँ। आप जब आप मतलब जब आप अकेले होते हैं, आपको कभी लगता है हाँ। कि अच्छा भी नहीं लग रहा, तो लेकिन आपको क्या लगा? आपने क्या किया कि उस कंडीशन में मुझे उस परिस्थिति के अनुसार ये करना चाहिए था, वो मैंने अपना बेस्ट किया। ओके। मैं अपना बेस्ट देती हूँ उनको, मैं ये सोचती हूँ कि उनका सुन लेती हूँ, फिर मैं उनको यही बोलती हूँ आप सकारात्मक रहो ना, छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़ो, छोड़ो आगे आगे यस बढ़ो। मैं मैम। अपना देती हूँ बेस्ट उनको, क्योंकि मैं खुद बहुत आध्यात्मिक से हूँ, और मैं सुबह उठती हूँ तो यही बोलती हूँ, मेरा घर सुख शांति समृद्धि लव रिस्पेक्ट फेथ के दिव्य औजस से भरा रहे। मैं हमेशा सुबह उठती हूँ, मेरे मन से चलते फिरते घर में किचन में काम करते कर मैं यही बोलती हूँ, मौन रहती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, तो मेरे घर में यही चलता रहता है, फुल टाइम यही चलती रहती है। तो मेरे को तो एनर्जी बहुत है, मैं उनको ये बोलती हूँ आप ऐसे बोला करो ना, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हूँ, मेरे में नेगेटिव थॉट्स नहीं है। तो बोलती अच्छा तेरा ज्ञान सुनूंगी अभी मैं। तो मैम फिर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप इस हाँ। तसल्ली में रहिए। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ बस यही मेरा आंसर है, वही है। हाँ, ओके। थैंक्स अ लॉट मैम। और बाकी सोनिया जी ने ठीक बोला, इस उम्र में आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, उनके मुश्किल हो बिहेवियर जाएगा। को, उनकी बातों को। तो बेहतर है कि हम ही अपने आप को चेंज करके उनको एक्सेप्ट करें, है ना? हाँ स्वरा जी, हाँ बोलो बेटा। जब मैं मेरे फ्रेंड्स को ऐसा कहती हूँ कि मैं ऐसा सब करती हूँ, तो वो मेरे ऊपर हंसते हैं। तब क्या करना चाहिए? क्या मेडिटेशन के लिए न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं। हंसते तो जब तुम अच्छे मार्क्स लाओगी, जब तुम बहुत अच्छा गाना गाओगी और उनसे बहुत ज्यादा अच्छा करोगी, तब तुम हंसना और उन लोग रोएंगे। गाना गाती हूँ तो उसके पेरेंट्स अच्छा बोलते हैं, तो मैं जब अच्छा गाना गाती हूँ ना, तो उनके पेरेंट्स मुझे अच्छा कहते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई नहीं, उन्होंने जो किया, ऐसे मैं कहती हूँ कि नहीं, उनके पेरेंट्स तो अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं बेटा, वो भी अच्छे हैं, पर उनको क्या ये नहीं है ना, वो हमारे स्वरा के पास है ना, हार्ड लक। तो ठीक है, आपको जो आपके ऊपर हंस रहा है ना, हंसते दो। आपको अपने आप को अच्छे से अच्छा बना के दिखाना है ना स्वरा। फिर उसके पीछे लगेगा एक टैग, द एंजल, है ना? जब सब लोग परेशान रहेंगे अपनी लाइफ में, सब दौड़ते दौड़ते आएंगे, स्वरा स्वरा हमको गाइड करो, हमको गाइड करो, हमको बताओ हम क्या करें अपनी लाइफ में, तब स्वरा खड़ा होके बताएगी, है ना? थैंक यू मैम। और कल कौन सा गाना गाने वाली है स्वरा? श्याम तेरी बंसी गाऊं। श्याम तेरी बंसी गाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रीना जी कल आप भी मुझे सुनाइएगा, माही भी बहुत अच्छा गाना गाती है। ओके मैम। सुनेंगे तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेंगे अपन, आज बहुत ले लिए ना, कल भी ले लिए थे, परसों भी ले लिए थे, बहुत हो गया। 3 दिन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कल थोड़ी सी पीपीटीज देखेंगे और गाने सुनेंगे, है ना? हम देखना चाहते हैं इतनी प्यारी हमारी स्वरा कैसे गाती है। तो थैंक यू सोनिया, थैंक यू चलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते, प्रेयर करते। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू बेटा। तो मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, सभी लोग अपने को अनम्यूट करके सोनिया दीदी को थैंक यू बोलो। अपनी फैमिली को छोड़ के देखो, रात को 11 बजे तक बैठी है आपके साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो वेरी मच, सबको बहुत बहुत। सोनिया मैडम, थैंक यू सोनिया मैडम, थैंक यू। आपने मुझे पेशेंस से सुना,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीता मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। नीता मैम ऐसी अपॉर्चुनिटीज देती हैं हमें कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। सो थैंक यू नीता मैम, हार्टिएस्ट थैंक्स टू यू। रियली थैंक यू। तो चलिए मैडम कल मैं भी सिंग करूंगी। आई एम ऑल्सो क्लासिकल सिंगर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपको गाना है गाइएगा। और सोनिया जी, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक आप अपना डे मुझे बताइएगा ताकि और लोगों से जुड़ें। श्योर मैम, श्योर।